नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप की बंगाल की चुनाव यात्रा है। हम इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सेकेंड टर्म सुखेंदु शेखर रॉय जी के साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बिल्कुल हालिया घटनाओं से शुरू करते हैं। बीजेपी आज ये आरोप लगा रही है, दिलीप घोष नॉर्थ बंगाल में थे, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, कि तृणमूल कांग्रेस के लोग लगातार उनके काफिले पर, उनकी रैलियों पर हमला कर रहे हैं, व्यवधान पैदा कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। दूसरी ओर दिलीप घोष ने पिछले कई महीनों से हर जगह, हर सभा में जहां वो भाषण देते हैं, इतना उत्तेजक कर लोग को वो इतना जलाते हैं भाषण से कि बहुत सारी जगह ऐसा हुआ कि आम जनता ने भी खपा हो गए हैं कि ऐसा भाषण कभी बंगाल में किसी ने सुना नहीं। जिस तरह वो गंदे गंदे बात करते हैं, पुलिस को पिटाओ, तृणमूल को पिटाओ, हम सत्ता में आएंगे तो सबको हम मारेंगे, पिटेंगे, तो ये कल्चर बंगाल की है नहीं। ऐसे ही भाषण उन्होंने कई महीनों से दे रहा है। और कूच बिहार में जो कुछ भी हुआ है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, वहाँ पे उनके गाड़ी के नीचे कोई आ गया था, उसका इंजरी भी आया, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। इसलिए वहाँ का लोकल मॉब जो थे, लोकल मॉब उनके ऊपर हमला किया। लेकिन कोई भी हमला होता है तो हम उसको कड़ी भाषा से निंदा करते हैं। आपने बंगाल के कल्चर की बात कही और कहा कि ये बंगाल में नहीं होता है, लेकिन हमने देखा कि 2018 के पंचायत चुनाव में पूरे बंगाल में किस तरह से हिंसा हुई। आपकी सरकार है, इल्ज़ाम आप पर लगे। लोगों ने पूछा ऐसा क्या है तृणमूल कांग्रेस में कि इनके 20-30% कैंडिडेट अनअपोज जीत गए। और जब लल्लन टॉप की इलेक्शन टीम्स फील्ड में घूमी तो कई जगह लोगों में उस पंचायत चुनाव की टीस अभी भी नजर आती है। अपने त्रिपुरा गए हैं क्या? त्रिपुरा अगर गए होंगे तो वहाँ से पूछिए कि पंचायत चुनाव में त्रिपुरा में क्या हुआ था। 90% सीट में कोई उम्मीदवार नहीं थे विरोधी लोगों का, सिर्फ बीजेपी का ही उम्मीदवार थे। तो अगर वो चुनाव निष्पक्ष था और ठीक था तो हमारे यहाँ भी पंचायत चुनाव ठीक था। सर, इसको सोशल मीडिया में वॉट अबाउटरी कहते हैं कि एक कथित गलत के सहारे दूसरे गलत को सही साबित करना। नहीं, ये तो फिलोसॉफी है। ये फिलोसॉफी सबको मालूम है, क्योंकि बंगाल में जब वाम मोर्चा आए थे सत्ता में और 34 साल सत्ता में रहा, उस समय 55,000 विरोधी राजनीतिक कर्मी को उन्होंने कत्ल किया। और खून और कत्लेआम के राजनीति बंगाल में लाया गया वो वाम मोर्चा की समय से। उसका अभी भी थोड़ा बहुत असर इधर उधर पड़ता है। लेकिन ममता जी जब से मुख्यमंत्री बनी है, वो कड़ी से कड़ी पदक्षेप लेते हैं कहीं भी ऐसा हिंसा छेड़ती है तो। लेकिन पंचायत चुनाव में फिर भी हिंसा हुई बड़े पैमाने पर पूरे देश में। पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हर समय थोड़ा बहुत हिंसा, वो जो सिलसिला वाम मोर्चा ने चालू किया था उसका अभी भी थोड़ा बहुत असर है। और लोग 2011 में टीएमसी को इसीलिए लाए थे ना, ताकि कल्चर चेंज हो। 2000 इसलिए तो घट गया ना। अभी देखिए मास किलिंग यानी कि जेनोसाइड जो बंगाल में हुआ, जैसे सिंगूर में, नंदीग्राम में, नानूर में, गढ़बेता, केसपुर, छोटा अंगाड़िया, नेताई, नंदीग्राम वगैरह वगैरह, ये जो मास किलिंग का जो सिलसिला वाम मोर्चा ने चालू किया था, वो ममता बनर्जी आने का बाद पूरा ख़त्म हो गया। ममता बनर्जी सत्ता में आने के बाद एक भी मास किलिंग नहीं हुआ। ये हम गर्व से कहते हैं कि ममता जी मुख्यमंत्री बनने के बाद बंगाल में कहीं भी कोई मास किलिंग नहीं है। अगर 2-4 घटना घटी है, 1-2 आदमी, 4 आदमी, 3 आदमी कहीं मर गए हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खास करके, क्योंकि वो हिंसा का राजनीति करते हैं। कम्युनिस्ट वालों ने हर जगह, दुनिया के हर जगह उनका पॉलिसी है कि विरोधी जो भी है उसको कत्ल कर दो। तो खून और कत्लेआम की राजनीति बंगाल में इसलिए उन्होंने लाया था। आप ये कह रहे हैं कि अभी भी बंगाल में माओवादी सक्रिय हैं? माओवादी नहीं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ये लोग तो ब्लड कैंसर जैसे है ना, समाज में ब्लड कैंसर जैसे फैल जाते हैं। ये कभी इसका इलाज जितना भी आप कीजिएगा, ये पूरा निरामय नहीं होते हैं। आप कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र कर रहे हैं सांसद जी। कम्युनिस्ट पार्टी की एक सहयोगी है इस इलेक्शन में कांग्रेस। कांग्रेस के एक लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी। उनका भी आज एक बयान खूब चर्चा में है कि पॉलिटिक्स इज़ द गेम ऑफ इम्पॉसिबल। और उन्होंने कहा कि अगर पोस्ट पोल सिनेरियो ऐसा बनता है
अगर हम बहुमत के करीब होते हैं तो टीएमसी को हमारे साथ आना चाहिए, और टीएमसी अगर बहुमत के करीब होती है तो हम सपोर्ट कर सकते हैं। ये इस तरह की पॉलिटिकल अरिथमेटिक क्यों सामने आ रही है? नहीं, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही सारा दुनिया को पता चला कि कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स मेक स्ट्रेंज बेड फेलर्स। कोई भी, जैसे कि कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट लोग हाथ मिला जाए, ये आश्चर्य की बात है बंगाल की राजनीति में। क्योंकि वो जो मैंने जिक्र किया कि 55,000 विरोधी राजनीतिक वर्कर को कम्युनिस्ट लोगों ने कत्ल किया था उनका 34 साल की राज में, उसमें से ज़्यादा कत्ल हुआ था कांग्रेस का आदमी। उस समय हम भी कांग्रेस में थे, ममता जी भी कांग्रेस में थे, बहुत हम लोग पुराने कांग्रेसी हैं। और जब देखा कि ये कांग्रेस का खून जिन्होंने किया, खूनियों के साथ कांग्रेस हाथ मिलाया, इसका मतलब क्या बनती है? कोई पॉलिटिक्स नहीं रहा, कोई आइडियोलॉजी नहीं रहा, हम खूनी का साथ कैसे हाथ मिलाएंगे? तो इस बार भी कांग्रेस ने वो खूनियों के साथ हाथ मिलाया। उस समय अधीर चौधरी ने तो एक बार भी नहीं सोचा, नहीं बोला कि हम चाहते हैं कि तृणमूल के साथ हम गठबंधन करेंगे। अगर वो सोनिया जी को बोलते हैं और अगर ये वातावरण उस समय पैदा करते तब शायद कुछ हो सकता था। अभी तो क्यों टूटा गठबंधन? 2011 में तो साथ लड़े थे। 2011 में हम गठबंधन किया था, 2012 में हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुआ था और कांग्रेस लोग ने हमारे यहाँ राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हुआ था। और सबको मालूम है, क्योंकि ज़िंदगी, आप लोग पत्रकार हैं, हम लोग राजनीति करते हैं, हम लोगों को तो याद रहना चाहिए। आम जनता को याद नहीं रहता है क्योंकि वो अपने अपने समस्या में इतना फंसे हुए हैं कि उनको याद नहीं रहते। 2012 में जब मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI लाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया, कांग्रेस सरकार ने, तो सारे विरोधी पक्ष और हम तृणमूल उनके साथ थे, मंत्रिमंडल में भी थे, सहयोगी होते हुए भी हमने बोला था कि नहीं, ये हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे देश के जो छोटे व्यापारी है इनको ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। जितना छोटे छोटे किराना वाला है, किराना स्टोर चलाते हैं, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो आखिर में वो लोग पीछे हटा कांग्रेस सरकार ने, लेकिन इसके चलते हमारे साथ जो विरोध हुआ, उस विरोध के चलते हमने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, हम कांग्रेस मंत्रिमंडल छोड़ दिया। यहाँ भी कांग्रेस ने हमारा मंत्रिमंडल छोड़ दिया और 2016 में CPM के साथ हाथ मिलाया और इस बार भी CPM के साथ हाथ मिलाया। अभी आपने कहा कि हम सब पुराने कांग्रेसी हैं, आप या ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने तो 90 के दशक के बिल्कुल आखिरी में कांग्रेस छोड़कर TMC बना ली थी, लेकिन आपको कांग्रेस छोड़ने में और भी लगभग 1.5 दशक लग गया। क्या वजह रही तब आप ममता बनर्जी के साथ नहीं आए और फिर बाद में आए? देखिए, पहली बात तो ममता बनर्जी कभी कांग्रेस छोड़ी नहीं, उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया था जी। क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस CPM के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करे बंगाल में और आम जनता के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को बंद करने का तरीका अपनाएं। लेकिन कांग्रेस हाईकमांड ना तो कुछ मदद किया, ना उस समय राज्य कांग्रेस में जो लोग नेतृत्व में थे वो लोग भी ये नहीं चाहते थे। कौन लोग थे? जो लोग थे उस समय, कुछ लोग मर गए, अभी भी कुछ लोग जिंदा है। आप नाम नहीं लेते? नाम क्यों लेंगे? वो दूसरा पार्टी हो गया, हमारा पार्टी तो नहीं रहा। तब तो आपका पार्टी नहीं, जब था तब था, अभी तो नहीं है ना। और कुछ लोग का स्वर्गवास हो गया, तो जो लोग मर गए हैं उनके नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात है, आपने पूछा कि ममता जी पहले छोड़ा, मैंने बाद में छोड़ा। ममता जी से किसी का तुलना नहीं होते हैं। ममता जी एक लीडर है, ऐसे लीडर है जिन्होंने आम जनता के पास चले गए और आम जनता के साथ रहें। इतना क्रांतिकारी जन आंदोलन उन्होंने एक के बाद एक किया कि बंगाल की आम जनता ने एक अपना पार्टी बनाया, तृणमूल कांग्रेस। ये पीपल्स पार्टी है, बंगाल की आम जनता की पार्टी है और ममता बनर्जी को उन्होंने अपना लीडर अपनाया। तो उसके विचार से तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे समय लगा, संस्कार है कांग्रेस का था कि मैं बहुत दिनों से कांग्रेस करता हूँ, मेरे पिताजी भी कांग्रेस में थे, तो ये संस्कार मेरे एक दीवार बन के खड़ा हुआ था। लेकिन बाद में जब देखा कि कांग्रेस में कोई भी उम्मीद नहीं बचा, तब मैं कांग्रेस छोड़ दी। पर जो बंगाल के पॉलिटिकल हिस्टोरियन हैं या कमेंटेटर हैं, उनका ये कहना है कि सुखेंदु शेखर रॉय प्रणब मुखर्जी के बहुत करीब थे,
लेकिन एक लंबे समय तक जब उनको दुरुस्त पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं मिला कांग्रेस में, तो वो प्रणब दा का साथ छोड़कर ममता दीदी के साथ आ गए। सत्य है, आप प्रणब मुखर्जी के करीबी थे? मैं प्रणब दा का बहुत ही करीब था और प्रणब दा को मैंने बहुत उस समय भी श्रद्धा करता था, आज भी करता हूँ, और उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन प्रणब दा देश की राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, बंगाल की राजनीति में उतना दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसके चलते हमें बहुत मुसीबत का सामना होने पड़ा। तो मैंने प्रणब दा को बहुत दफ़े बोला कि आप रहा नहीं जाता है, जिस तरह आप लोग कांग्रेस को चला रहे हैं बंगाल में तो मिट गया, अब धीरे धीरे लगता है कि सारा दिन देश में भी मिट जाएगा, और वही हुआ। दादा, आपके स्टैंड में एक डाइकोटमी ये दिख रही है कि जब आप बोल रहे हैं 90s में जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, वो लेफ़्ट के साथ उतने एग्रेसिवली इंगेज नहीं कर रही थी जैसे ममता चाहती थी। सब जानते हैं कि ममता बनर्जी और प्रणब मुखर्जी एक विरोधी खेमे में थे। आप प्रणब मुखर्जी के करीबी थे, फिर आपने एक कंप्लीट स्विच मारा और ममता बनर्जी के साथ आए, तो इस पॉलिटिकल अलाइनमेंट से, रीअलाइनमेंट से आपको दिक्कत नहीं हुई? नहीं, मेरा दिक्कत क्यों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ ए मूवमेंट, स्टूडेंट्स मूवमेंट। 1968 में मैंने पहली दफ़े राजनीति में जोग दिया था। उस समय हमारे यहाँ जो छात्रा परिषद थे कांग्रेस का, स्टूडेंट्स विंग, वहाँ से हमारा राजनीतिक का सफ़र शुरू हुआ। और ये राजनीतिक सफ़र जब शुरू हुआ उस समय, उसके बाद कुछ सालों बाद ममता जी भी वो छात्र स्टूडेंट्स विंग में आई। उस समय से उनके साथ मेरा जान पहचानशिप नहीं था, उनके साथ हमारा संपर्क बराबर अच्छा था। मैंने कभी भी ना तो ममता बनर्जी के खिलाफ ना किसी के खिलाफ कभी बुरी शब्द कभी बोला, क्योंकि राजनीति की जगह पे रहना चाहिए। चाहे भलाई आप मुझे पसंद ना करें, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा दो एक बुरा आप शब्द बोल दीजिएगा तो मुझे दुख पहुंचेगा। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाया, ये मैं दावा करता हूं। मैंने कभी भी किसी से दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूं, आज भी, चाहे कोई भी पार्टी का हो। लेकिन जो वास्तव है, जो इतिहास है, जो बंगाल में जो कुछ भी हुआ, उसका थोड़ा बहुत झलक आपके सामने मैंने रखा, इसलिए ताकि आप और आदमी से पूछिए कि जो कुछ भी मैंने बोला इसके साथ इतिहास का मील है कि नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा, उस पॉलिटिकल प्रोबेबिलिटी पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि मेजॉरिटी के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी लेफ्ट और कांग्रेस की? ये तो देखिए, ये भविष्य की गर्भ में है। कल क्या होगा नहीं होगा किसी को मालूम नहीं। अधीर चौधरी जी जो बोल रहे हैं वो सच भी निकल सकता, झूठ भी निकल सकता, गलत भी निकल सकता, न झूठ नहीं, गलत भी निकल सकता और सही भी हो सकता है। सही भी हो सकता है। कोई किसी को मालूम नहीं कि कल क्या हो सकता है। लेकिन गठबंधन होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसा स्थिति पैदा होती है तो ये तो हम नहीं कह सकते। निर्णय तो दोनों पार्टी का जो लीडरशिप है वो लोग लेंगे। जो हाईकमांड है कांग्रेस का, जो तृणमूल कांग्रेस का हाईकमांड है, हमारा लीडर ममता बनर्जी और उनका सोनिया जी, ये लोग का ऊपर निर्भर करता है अगर ऐसा स्थिति होती है तो। लेकिन मुझे लगता नहीं है। हमको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा। पिछले हर चुनाव में 2009 से शुरू करके 2009 का लोकसभा चुनाव, 2011 का विधानसभा चुनाव, 2016 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव और बीच बीच में जितना पंचायत चुनाव हुआ और नगर पालिका का चुनाव हुआ, हर चुनाव में बंगाल की आम जनता दीदी को इतना आशीर्वाद दिया कि हमको हर समय भारी बहुमत मिला। इस बार भी वही होने वाला है, ये मेरा विश्वास है। आपने कहा कि हर चुनाव में भारी बहुमत मिला, लेकिन 2019 के चुनाव में इसी बंगाल से बीजेपी के 18 कैंडिडेट जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा सीट था, हमारा 22 सीट था। आप संतुष्ट थे? आपकी 22, उनकी 18? संतुष्ट नहीं थे। तो आपने अपनी ज़मीन खोई ना? जमीन देखिए, ये तो सिचुएशन ऐसा होता है हिंदुस्तान की, कह रहे हर जगह, दुनिया के हर देश में चुनाव जब आती है उस समय जो चुनाव का माहौल जो पैदा होती है, और आप लोगों का योगदान भी बहुत है उसमें। हम लोगों का? हाँ, कैसे? जी, जैसे कि गोदी मीडिया बन गया अभी सारा हिंदुस्तान। ये लल्लन टॉप पे आज नहीं, आज गोदी मीडिया बन गया। और अमित शाह जी ने हमारा पास वीडियो है, वीडियो क्लिपिंग है। हाँ। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपको दिखा दूंगा।
कि वो बोल रहे हैं किसी को, मतलब मान लीजिए कि धमकी दे रही है अच्छा। कि सब मीडिया तो हमारे पास आ गए हैं कब्जे में, सिर्फ तुम ही आया नहीं, तुम भी चुनाव के बाद आ जाओगे। आप अमित शाह के कल के रोड शो का जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने एबीपी आनंदा के पत्रकार से कहा कि आप लोग ममता बनर्जी के साथ हैं लेकिन चुनाव के बाद आप भी साथ आ जाएंगे। मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में नहीं बताया, ना बताऊंगा, लेकिन अमित शाह जी ने कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बोला कि सब मेरे साथ है, सब हमारे कब्जे में है, सिर्फ आपने आया नहीं, लेकिन चुनाव के बाद आवाज़ दें। इसका मतलब क्या है? एक गृह मंत्री, चुनाव जब चल रही है बंगाल में, एक मीडिया हाउस जिसको हम फोर्थ स्टेट बोलते हैं, हम जो बोलते हैं कि मीडिया का रोल हमारे डेमोक्रेसी के लिए अहम होती है, तो अगर इस तरह अगर गृह मंत्री उसको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करे या धमकी दे तो इसका बुरा असर तो लोकतंत्र पर होता ही है। तो 22 सीट हमको मिला, उनको 18 सीट मिला पिछले लोकसभा चुनाव में। उस समय जितना पैसा डाला गया, उस समय जितना असामाजिक तत्वों को बाहर से लाया गया, तो उसका नतीजा हुआ। और हमारे भी बाहर के असामाजिक तत्व आके 18 सीटें जिता गए। हमारा भी बहुत सारी जगह में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम था। वो पिछले कई साल में 19 के बाद ये 2 साल में हमने वो जो ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस कहीं था वो हमने रिपेयर कर लिया। चलिए, आपने गोदी मीडिया की बात कही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं तो आम सभा में बोलता हूँ। जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसा है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि हम डिजिटल मीडिया है। और दूसरी बात आपने कही डिजिटल मीडिया भी देखिएगा जी, ये इतना बहुत सारे डिजिटल मीडिया कहाँ से आ गया अचानक ये चुनाव के समय। जैसे कि बंगाल में भी जो चैनल नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थे, 8-10 ऐसा 7-8 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब कभी भी बंगाल में उसका उपस्थिति नहीं था, अचानक आ गए। और हम जानते हैं कि चुनाव होने के बाद ये चले भी जाएंगे। तो आपका डिजिटल मीडिया में भी आप देखिएगा, आप ज़्यादा जानते हैं मुझसे कि वहाँ भी बहुत सारे डिजिटल वेबसाइट वगैरह आ गया जो कि चुनाव के बाद उसका नाम और निशान आप नहीं देख पाओगे, तो मुझे विश्वास है। आप सर ललन टॉप देखा करिए, 5 साल से चल रहा है, यूट्यूब पे नंबर 1 है। मैं ना तो यूट्यूब देखता हूँ, मैं टीवी चैनल भी बहुत ध्यान से नहीं देखता हूँ। तो आप सोशल क्योंकि नहीं, मैं अनसोशल हूँ, इसलिए सोशल मीडिया नहीं देखता। यस, चलिए, दैट्स अ वेरी बोल्ड एडमिशन। ममता बनर्जी जी की हम लोग बात कर रहे थे। एक बड़ा, अगर कोई सोशल मीडिया एंटी सोशल का रोल प्ले करे तो मुझे अनसोशल होना ही बेहतर होगा, इसलिए मैंने अनसोशल बन गया। पर ये तो सर आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। किसी भी मीडियम को, मीडियम में बुराई थोड़ी ना है, उसको यूज़ करने वालों में। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। हमारा तो कहने का मतलब यही था, मैंने नाम लिया था अमित शाह जी का। क्यों नाम लिया? इसी को समझाने के लिए कि भारत की गृह मंत्री, देश की गृह मंत्री किस तरह बर्ताव कर रहे हैं मीडिया के साथ, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। ऐसा क्यों होगा? इसका पहले तो कभी नहीं हुआ। एक इमरजेंसी का समय में हुआ था, वो भी कानूनी तौर पर हुआ था, सेंसरशिप का कानून था, और कानूनी तौर पर से सेंसरशिप किया था, वो बुरा था। और आज भी आदमी चर्चा करते हैं कि जो कुछ किया गया था उस समय वो बुरा हुआ था। लेकिन आज बगैर सेंसरशिप का जितना बड़ा सेंसरशिप हो रहा है, जितना बड़ा आपका कब्जा करने का जो सिलसिला जारी किया गया, ये हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ और हम नहीं चाहते कि आगे भी ऐसा हो। पर आप निश्चित रहिए, आप जो बोल रहे हैं यहाँ कोई सेंसरशिप नहीं है। मैं आपको तो बोला नहीं, आप इतना क्यों अपने पर क्यों ले रहे हैं? मैंने बोला गोदी मीडिया, तो मैं तो आप नहीं बोला कि आपका मीडिया गोदी मीडिया है। हमारा है भी नहीं सर, हमें और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। ये बताइए, अगर आपको मैं गोदी मीडिया समझता तो मैं आपसे इंटरव्यू नहीं देता। ये भी ठीक है सर। एक बात ये बताइए, इंटरव्यू से ख्याल आया कि आपने अभी इंटरव्यू में थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस थी जिनको हमने ठीक किया। लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या वीकनेस थी कि आपको एक पोल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर की ज़रूरत पड़ी अपने ऑर्गेनाइजेशन को दुरुस्त करने के लिए, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में तो पहले से इतने सारे लोग थे। बीजेपी जैसा एक भयानक शक्ति जो हिंदुस्तान में उभर के आए हैं, और ये जो एक डेमोनिक पावर है, बीजेपी जैसा एक डेमोनिक पावर हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया, इसके साथ लड़ने के लिए हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होना चाहिए
इसके लिए प्रशांत किशोर को हमने इनवाइट किया था एक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही ने इनवाइट किया, बीजेपी भी किया। 2014 में बीजेपी ने पहले तो बीजेपी किया, उसके बाद दूसरे पार्टी ने किया, अभी हमने किया, और कुछ दिन बाद फिर कांग्रेस करेगा पंजाब में, ऐसा सुनाई दे रहा है। तो वो एक कंपनी है जो अपना पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जैसे विदेशों में होता है, तो हमने एक दफ़े उनका हेल्प लिया ताकि हमारा कहीं भी कोई वीकनेस है तो वीकनेस को मिटाने के लिए और ठीक ढंग से हमारा जो कहना है वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया जाए, इसका सोच विचार वो लोग करके हमको ब्लूप्रिंट बना के देंगे। उस हिसाब से हम देखेंगे कौन सा राह पर चलने से हमारा ठीक रहेगा। ये प्रशांत किशोर की ही सुझाई राह थी क्या, जिसके तहत ममता दीदी कई अपनी पॉलिटिकल रैलीज में चंडी पाठ कर रही हैं? नहीं, मुझे सर लोगों ने कहा कि ऐसा पहले किसी इलेक्शन रैली में नहीं हुआ कि जब स्टेज पे धार्मिक भजन, चंडी पाठ, ये सब चीज़ें, गोत्र बताना, इन सब की ज़रूरत पड़ी हो। उन्होंने आपको बोला, झूठ बोला। आप कह रहे हैं कि बंगाल में पहले कई सालों से दीदी, कई सालों से दीदी आम सभा में, चाहे चुनाव हो चुनाव ना हो, कोई भी आम सभा में वो चंडी पाठ भी करते हैं, वो दूसरे मंत्र भी पाठ करते हैं। बीजेपी वाले एक सवाल और पूछते हैं टीएमसी से कि आप लोग जय श्री राम के नारे पर इतना भड़कते क्यों हैं? हम भड़कते नहीं। रामचंद्र हर भारतवासी को पूज्य है, पुरुषोत्तम हम कहते हैं। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? हमारे रामायण बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग तुलसीदास की रामायण पढ़ते हैं और हमारे बंगाली रामायण हम लोग पढ़ते हैं। तो बंगाली रामायण हम लोग पढ़ते पढ़ते सब, सिर्फ मैं नहीं, जिन्होंने बंगाल में पैदा हुआ सब बंगाली रामायण पढ़ा और बंगाली महाभारत भी पढ़ा। ये दोनों एपिक जो है, महाकाव्य जो है, ये दोनों महाकाव्य हमारे बंगाल की सांस्कृतिक अंग है। और रामचंद्र जी की उतना ही हम लोग श्रद्धा करते हैं जितना बंगाल की बाहर जो लोग हैं वो भी श्रद्धा करते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा देवता को राजनीति का मंच में लाया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में रिलीजन को मिक्स किया जाए, इनको अपमान किया जाता है। वो किशोर कुमार के एक पुराना गाना था, राम का नाम बदनाम ना करो। ये लोग जो कर रहे हैं, बीजेपी जो कर रहा है, वो रामचंद्र जी को श्रद्धा नहीं ज्ञापन कर रहा है, वो रामचंद्र जी का अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए व्यवहार कर रहा है। ये धर्म के खिलाफ है, एक अधार्मिक एक उनका काम है, ये नहीं होना चाहिए। पर इस लॉजिक से तो फिर चंडी पाठ भी नहीं होना चाहिए। नहीं, चंडी पाठ तो दूसरा चीज़ है। इनके साथ चंडी पाठ के तो माँ दुर्गा है, हमारे घर घर में माँ दुर्गा की पूजा होती है, घर घर में माँ दुर्गा की पूजा होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा कहाँ होता है? और यहाँ के अमित शाह आके बोलते हैं यहाँ दुर्गा पूजा होने नहीं देता है। हाँ, क्यों बोलते हैं? इस आरोप को सभी कहाँ से मिलती है? ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा इस बार बंद कर दिया। कोरोना के दुहाई देके, कोरोना का नारा लगा के दुर्गा पूजा बंद कर दिया उत्तर प्रदेश में। और यहाँ आके आदित्यनाथ बोलते हैं कि यहाँ दुर्गा पूजा नहीं होता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ दुर्गा पूजा आता है। विदेश से हजारों संख्या में विदेशी लोग आते हैं हमारा दुर्गा पूजा का कार्निवल देखने गंगा की घाट में। आप आइए, आपको भी हम आमंत्रण करते हैं, आप आइए। कितनी शांति से हर मजहब की, हर सोसाइटी के आदमी इस कार्निवल में शामिल होते हैं, देश के और विदेश के, हिंदुस्तान के। और इसलिए अभी यूनेस्को ने ये हमारा दुर्गा पूजा जो कार्निवल है, ये यूनेस्को ने इसको रिकॉग्निशन भी दिया है। इसके बाद भी ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। एक बात और कही जाती है, अभी आपने ये दुर्गा पूजा पे रोक के जो उनके इल्ज़ाम है उस पर अपना पक्ष रखा। अपीजमेंट, तुष्टीकरण, ममता बनर्जी सरकार पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में इतनी तत्पर हो गई कि बहुसंख्यकों से भेदभाव करने लगी। और इस तर्क के एवज़ में एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि जैसे ही वो सरकार में आई 2011 में, उन्होंने तुरंत मौलवियों के लिए स्टाइपेंड का ऐलान कर दिया, और जब बहुत प्रेशर बढ़ा तब 2018-19 में जाके उन्होंने पुरोहितों के लिए स्टाइपेंड का ऐलान किया। मान लीजिए ये अमित शाह जी आए थे 5 और 6 नवंबर पिछले साल, और 6 नवंबर उन्होंने दक्षिणेश्वर में माँ भक्तरानी के जो मंदिर, जहाँ रामकृष्ण परमहंस देव पुजारी थे, वहाँ उन्होंने दर्शन किया माँ काली को। और वहाँ से ये इल्ज़ाम उन्होंने शुरू किया कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी।
उनको बंगाल के इतिहास के बारे में कुछ मालूम नहीं है, बंगाल की संस्कृति के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। रामकृष्ण, ठाकुर रामकृष्ण, वो माँ काली का पूजा करते थे और गिरजा चर्च में भी जाते थे और मस्जिद में भी जाते हैं, और वो चर्च और मस्जिद अभी भी कलकत्ता में है। तो क्या ठाकुर रामकृष्ण तुष्टिकरण करते थे क्या? तुष्टिकरण का राजनीति बंगाल में कभी नहीं हुआ। जब यहाँ हुसैन शाह बोल के एक सुल्तान थे, उनका 600 साल पहले, 500 साल, 500 साल पहले बंगाल के सुल्तान थे हुसैन शाह। उनका प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों हिंदू ब्राह्मण थे, रूप और सनातन, जो लोग बाद में महाप्रभु लॉर्ड चैतन्य का शिष्य बना और वृंदावन में जाके भगवान श्री कृष्ण जी का पूजा में वो बाकी ज़िंदगी बिता दिया। अभी इस्कॉन सारा दुनिया में कृष्ण कॉन्शसनेस को फैला रहे हैं। और उस ज़माने में 550 साल पहले हमारे दो ब्राह्मण, एक जो कि एक प्राइम मिनिस्टर थे एक मुस्लिम सुल्तान का, और एक जो वित्त मंत्री है मुस्लिम सुल्तान का, वो सारे राज का पाठ छोड़ के वो भगवान श्री कृष्ण पर अपने निवेदन किया, समर्पण किया और वृंदावन में जाके बाकी ज़िंदगी गुजार दिया उनके आराधना में। ये बंगाल की संस्कृति है, इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए। एक शोर खूब बरप रहा है कि मुख्यमंत्री को अपनी सीट क्यों बदलनी पड़ी, भवानीपुर से वो नंदीग्राम गई, और फिर क्या पॉलिटिकल कंपल्शन हुए कि तमाम जगहों पर प्रचार रोक के उन्हें 4 दिन तक पोलिंग से पहले अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टेशन होना पड़ा। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि साहब बड़े नेता तो पर्चा भरते हैं और फिर सीधे आखिरी में आते हैं। और लोगों ने कहा कि बीजेपी वाले खास तौर पे ये बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं। आपकी इस पर क्या रिएक्शन है? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, बीजेपी वाले शायद ज्योतिषी है। वो लोग ज्योतिष शास्त्र में भी विश्वास रखते हैं। हम 21st सेंचुरी में है, साइंस और टेक्नोलॉजी का एज है, अभी ज्योतिष का एज नहीं है मेरे विचार से। उन लोगों के विचार से ज्योतिष शास्त्र साइंस से भी आगे हैं, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। 4 दिन क्यों प्रचार में गए, क्यों कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज किया है? नरेंद्र मोदी जी कहाँ कहाँ खड़ा हुआ था 2014 में? गुजरात से एक सीट और बनारस। कहाँ गुजरात, कहाँ वाराणसी, क्यों? और गुजरात में कितने दिन प्रचार किया था और वाराणसी में कितना दिन प्रचार किया था? सोनिया गांधी कहाँ कहाँ से खड़ी हुई थी? रायबरेली से और बेल्लारी से। कहाँ रायबरेली, कहाँ बेल्लारी? कितने दिन रायबरेली में प्रचार किया, कितने दिन बेल्लारी में प्रचार किया? इंदिरा गांधी कहाँ कहाँ से उन्होंने खड़ी हुई थी? रायबरेली और मेरठ। कहाँ रायबरेली, कहाँ मेरठ? एक उत्तर प्रदेश, एक साउथ इंडिया। और इंदिरा गांधी कितने दफ़े रायबरेली गए और कितने दफ़े मेरठ गया? ये सब चर्चा में नहीं लाना चाहिए। ये लोग अशिक्षित है, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, वो राजनीति के बारे में इनका ध्यान धारणा कुछ नहीं है। अगर होता तो ये अशिक्षित जैसा बात नहीं करते। एक आप सर राज्यसभा में हैं, आपके राज्यसभा में मित्र थे आप ही की पार्टी के, मुझे नहीं पता अभी मित्र हैं कि नहीं, पर अब आपकी पार्टी में नहीं है, दिनेश त्रिवेदी। इनफैक्ट जब दिनेश त्रिवेदी ने बजट सत्र के दौरान 4 मिनट का समय लेके ये कहा था कि मेरा दम घुट रहा है, बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो आपने इस पर ऑब्जेक्शन भी रेज किया था सभापति के साथ। कई नेता जो तृणमूल कांग्रेस का बड़ा अभिन्न अंग थे, राजीव बनर्जी, शुभेंदु का परिवार जो है, या दिनेश त्रिवेदी, ये सब लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, खासतौर पर पिछले 1 साल में। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? देखिए, दिनेश त्रिवेदी के बारे में मैं सिर्फ यही बोलना चाहता, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा नहीं जानता हूँ। किस मकसद पर उन्होंने पार्टी छोड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने जो बताया आमतौर पर कि दम घुट रहा था, घुटन आ रहा था, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में हार गए 2019 में, और कई चंद महीनों में ममता जी उनको राज्यसभा में टिकट देके राज्यसभा में लाया। ममता जी के दया से उन्होंने राज्यसभा का मेंबर बना। तो लोकसभा हारने के बाद उनका घुटन आ गया था, राज्यसभा में मनोनीत होने के बाद भी उनका घुटन आ गया। इतना जल्दी घुटन आने से कहीं बीजेपी के साथ योगदान करने के बाद उनका अंतिम घुटन ना आ जाए।
ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। और बाकी नेता जो छोड़ के जा रहे हैं, कितने विधायक मंत्री जो गए उनको मालूम था कि इस बार उनको, वो हमारा पार्टी का इंटरनल असेसमेंट था और हमारे पास बहुत सारे कंप्लेंट भी आया था उन लोगों के बारे में। तो पार्टी ने निर्णय लिया था कुछ लोगों के बारे में, सिर्फ 2-3 नहीं और भी है, कि इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। आप देखिएगा हर चुनाव में हर पार्टी कुछ लोगों को टिकट नहीं देते हैं, कुछ नई उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। ये सिर्फ हमारे पार्टी में नहीं, सब पार्टी में होते हैं। तो उसी प्रक्रिया की अंग था ये कि इन लोगों को नॉमिनेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये इसलिए वो लोग पहले से चले गए। दूसरा है कुछ लोगों का वो जो चीट फंड वाला केस में फंसे हुए थे, क्योंकि आप जो नाम 2-3 लिया उनमें से एक आदमी को तो 2014 के सितंबर में सीबीआई ने बुलाया था। फिर कुछ ऊपर से कुछ हस्तक्षेप हुआ और बाद में उनको बुलाया नहीं। लेकिन वो आम सभा में वो खुद बोला कि हम 2014 से ही बीजेपी का एक नेता का नाम लिया कि नेता के साथ हमारा संपर्क 2014 से है। किस लिए था? हमारा अनुमान है कि वो जो चिट फंड केस से बचने के लिए वो इतने समय कई साल तक उन्होंने संबंध रखा और आज बीजेपी में योगदान किया उसी कारण, ताकि उसको जेल ना जाने पड़े। क्योंकि उनके पास ऑप्शन 2 है, या तो जेल जाओ या हमारे पार्टी में आओ। हमारे पार्टी मतलब बीजेपी। तो ये सोचा कि हम जेल में जाएंगे ना बीजेपी में जाएंगे, तो बीजेपी को उन्होंने ऑप्ट किया। तो उनका अपना डिसीजन है। अगर आपके इल्ज़ामों को सही मान लिया जाए तो एक सवाल सर ये उठता है कि अगर इन मंत्रियों के खिलाफ इतनी गंभीर शिकायतें थीं तो आपने इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया? इनके पार्टी छोड़कर जाने का इंतज़ार क्यों करते रहे आप लोग? हमने किसी को निकाला नहीं। क्यों? हम निकालते नहीं हैं। किसी के खिलाफ शिकायत होगी तब भी नहीं निकाले? कि हम चाहते हैं कि अंतिम दिन तक ये रहे, ताकि लोग इसका असली चेहरा ये बेनकाब हो कि 10 साल तक इनको कुछ नहीं हो। अभी जो बोल रहे हैं वो जो कुछ भी बोल रहे हैं हमारे पार्टी के खिलाफ, हमारे लीडरशिप के खिलाफ, 10 साल में कभी भी ये महसूस नहीं हुआ उनका। अब जब टिकट नहीं मिल रहा है तब वो बीजेपी में योगदान करते हैं, बोलते हैं कि 10 साल हमारा नींद खो गया था, वो घुटन हो रहा था, वगैरह वगैरह। ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं इन पे जब हमारी इलेक्शन टीमें घूमी तो कई गांवों में अम्फान की जो राहत राशि थी उसको लेकर बहुत शिकायतें मिली सरकार के खिलाफ। ये शिकायतें आप तक पहुंची हैं? यस, कुछ शिकायत तो था। शिकायत था इसलिए हमने एक डेडिकेटेड वेबसाइट निकाला, फ़ोन नंबर दिया, दीदी को बोलो कि अम्फान के राहत अगर किसी को नहीं मिला है तो दीदी को बोलो, मतलब ममता जी को बोलो। और हर कंप्लेन को रजिस्टर किया गया और जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ है कि जिसको राहत नहीं मिला है तुरंत उनके पास राहत पहुंचा दिया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना बड़ा हादसा, ये नेचुरल कैलामिटी बंगाल में रिसेंट टाइम में नहीं हुआ अम्फान जैसा। हालांकि सुंदरबन और बे ऑफ बंगाल की नज़दीके जो जगह है वह हर साल टाइफून होता है, साइक्लोन होता है, सामुद्रिक तूफान आता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। इतना भयानक जो कि अम्फान जैसा सामुद्रिक तूफान रिसेंट टाइम में आया नहीं। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने एरियल सर्वे किया, तो हमारा उम्मीद था कि हमारा अधिकारी लोग, सरकारी अधिकारी लोग जो असेसमेंट किया था जी जान और मान और संपत्ति का कितना क्षति पहुंचा, तो करीबन 1,02,000 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ। सारे खेतों में जितना फसल था सब बर्बाद हो गए। लाखों की संख्या में छोटे छोटे घर जो थे वो बर्बाद हो गए थे। इसलिए जितना हमको राहत मिलना चाहिए, 1,02,000 करोड़ का अगर डैमेज होता है उसमें तो कम से कम 50% सेंट्रल गवर्नमेंट से आना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस दिन आया था उस दिन 1,000 करोड़ का उन्होंने एड हॉक राहत ऐलान किया और बाद में 1,200 करोड़ दिया। कुल मिला के 2,200 करोड़। कहाँ 1,02,000 करोड़ और कहाँ 2,200 करोड़। तो इस ऐसा भीग दिया गया। इसके चलते हमने जो कुछ जितना करना चाहते थे हो सकता है
कि हर जगह हम नहीं कर पाए, हो सकता है। जब इस तरह की बात आती है राज्य और केंद्र के बीच जो मद है, निधि है, उसके बंटवारे की, तब भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी कहते हैं कि यदि दीदी को अपने राज्य के गरीबों की इतनी चिंता है तो वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए जो ज़रूरी आंकड़े हैं वो क्यों नहीं उपलब्ध करवा रही थी ताकि गरीब किसानों को 6,000 रुपये की राशि मिलती है। कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। हमारे 6,000 रुपया हम लोग देते हैं हर किसान को, और इसके अलावा कोई किसान परिवार में कोई किसान को अगर मौत होती है तो उस परिवार को 2 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन मिलता है। किसान फसल बीमा जो हमने किया है, तो फसल बीमा का जो प्रीमियम होती है वो प्रीमियम किसान को नहीं देने पड़ता है, वो प्रीमियम सरकार ने दे रहे है, राज्य सरकार ने दे रहे है। तो किसान को 6,000 रुपया हमारे यहाँ भी मिल रहा है, 2 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन मिलता है अगर उसका कोई मौत हो गया फैमिली में किसी भी कारण, तो 2 लाख रुपया उनको मिलता है और उनका परिवार को। और फसल बीमा, फसल को बचाने के लिए जो प्रीमियम, उसका सारे प्रीमियम भरते हैं राज्य सरकार ने। इससे किसान योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उससे ज़्यादा तो हमारा अच्छा है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का हम योजना को अपनाते हैं तो हमें 40% उसको देने पड़ेगा। क्यों देंगे हम? अगर उसको 40% नहीं दे के भी हम इतना अच्छा पैकेज हमारा किसानों लोगों के लिए, अन्नदाता के लिए हम करते हैं, इसमें तो कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। एक ऐतराज़ खूब है जो आपकी तरफ से भी उठ रहा है, विपक्षियों की तरफ से भी उठ रहा है, और आप दोनों ही जो मुख्य दावेदार हैं यहाँ पे सत्ता के, बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दरवाजे पर पहुँचते हैं। अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस आया है, जो उन्होंने बयान दिया था मुस्लिम वोट ना बटे, ये सब बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं वगैरह वगैरह। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आप? सुनिए, हम चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करे। उन्होंने ऐलान किया था कि इस बार चुनाव में कोई हंगामा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम 8 चरणों में हम चुनाव कर रहे हैं। 3 चरण ख़त्म हो चुका है, अभी भी 5 चरण बाकी है, लेकिन इन 3 चरणों में 7-8 आदमी का मौत हो चुका है। उनमें से हमारा ही 4 आदमी का मौत हुआ है। और कूचबिहार में एक बीजेपी का वर्कर खून हुआ था, और उन्होंने बोला कि ये तृणमूल कांग्रेस ने खून किया था। तो हमने बोला था नहीं, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर है विवेक दुबे, उन्होंने जांच किया और उन्होंने चुनाव आयोग को रिपोर्ट दिया कि ये आदमी जो उसका जो मौत हुआ है कूचबिहार में, ये बीजेपी का आदमी है और ये ओरिजिनल बीजेपी का आदमी है। उनको टिकट नहीं मिला, कोई नई उम्मीदवार खड़ा किया गया, इसके चलते वो आत्महत्या किया। ये हमारा कहना नहीं है, विवेक दुबे इलेक्शन ऑब्जर्वर चुनाव आयोग को उन्होंने ये रिपोर्ट दिया। तो हम चाहते हैं, देखिए चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। हमारा उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस चुनाव को निष्पक्ष करेंगे ताकि हर आदमी यहाँ अपना अधिकार जो है वोटाधिकार, इस वोटाधिकार को प्रयोग कर सके ठीक से, शांति से। बस इतना ही उम्मीद है। पैरामिलिट्री फोर्सेस से क्या शिकायत है आपको? बहुत इल्ज़ाम लगते हैं लगातार। पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत जगह उन्होंने कुछ इरेगुलरिटी किया है, वोटर लोगों को भड़काया, इंटिमिडेशन किया। कहीं कहीं वोटर लोगों को बोला कि तुम कमल में मोहर लगाओ। कोई साक्ष्य है? हाँ है, कंप्लेन हमने 3,000 कंप्लेन में 3,500 हमने जो कंप्लेन दिया है, उनमें से 700 से 800 कंप्लेन है सिर्फ सीआरपीएफ के खिलाफ। और 2 दिन पहले तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 167 नंबर बूथ के वहाँ शाम को एक बालिका जब अपने दोस्त के घर पढ़ाई के लिए जा रही थी, उस समय उनसे छेड़छाड़ किया और एक सीआरपीएफ जवान, और उसके खिलाफ थाने पर इजहार किया गया, एफआईआर किया गया। लेकिन अभी तक पता नहीं है कि उनको अरेस्ट किया गया कि नहीं, क्योंकि पॉक्सो कानून जो है हमारा देश में पार्लियामेंट ने पास किया था निर्भया कांड के बाद, और निर्भया कांड के बाद पॉक्सो कानून के मुताबिक स्पेशल कोर्ट में उनका तुरंत उनको विचार होना चाहिए। लेकिन हमें अफसोस है कहने में कि हमको अभी भी पता नहीं है कि उस केस का क्या हुआ है। इसलिए सब सुरक्षा बल ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं बोलते, कहीं कहीं ये सब हो रहा है। एक आखिरी सवाल,
तोलाबाजी ये शब्द हमने बंगाल की पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में सुना, और जब गांव-गांव में घूमे तो कई लोगों ने जिक्र भी किया कि यहाँ दुकान के लिए, यहाँ राशन के लिए। आप लोगों के पास इस तरह की शिकायतें आती हैं तोलाबाजी? नहीं, हमारे पास जितना शिकायत आया है कि वो जो संतों का सरकार दिल्ली में है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा तोलाबाज सरकार है। सिर्फ राफेल में तोलाबाजी नहीं किया, राफेल में भी तोलाबाजी किया। और जितना कॉरपोरेट है जिनको पोर्ट ट्रस्ट का ज़मीन बेच रहा है, जिसको रेलवे का ज़मीन दे रहा है, जिसको डिफेंस का भी ज़मीन दे रहा है, रेलवे के प्राइवेटाइज कर रहा है, ट्रेन बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, राष्ट्रीय क्षेत्र को बेच रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच रहा है, और ये सब जो बेच रहा है इसमें बहुत सारे काटमानी ये संतों को सरकार को मिल रहा है। इसलिए वो एकदम हिंदुस्तान में सबसे बड़ा काटमानी का सरकार हिंदुस्तान में आज तक पैदा नहीं हुआ, जो कि अभी हिंदुस्तान में है, ये संतों का सरकार। और राज्य में जो कटमनी का इल्जाम के बारे में हमारे पास कोई ऐसा कोई इल्ज़ाम आया नहीं। कोई कटमनी का नहीं है, बिल्कुल क्लीन गवर्नमेंट है। हमारे पास कोई इल्ज़ाम है नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ? मैं तो लगातार इल्जाम लगा रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ नहीं होता। अरे वो तो बोलना ही पड़ेगा उनको। जो लोग खुद करते हैं, अपने शीशा में मुंह देखते हैं तो सोचते हैं कि सब भी ऐसा ही है, ऐसा है। आपने ये सारी जो चीज़ें बताई, लोग कहते हैं कि जब ममता बनर्जी एनडीए की सरकार का हिस्सा थी, डिसइन्वेस्टमेंट तो तब भी हो रहा था। डिसइन्वेस्टमेंट एक चीज़ होता है, और देश को बेचना एक विक्रेता सरकार बन गया। अभी जो संतों का सरकार है ये एकदम विक्रेता सरकार बन गया, सब कुछ बेच रहे हैं। वाजपेयी जी का समय में डिसइन्वेस्टमेंट का एक नीति बनाया गया था कि कुछ जगह इस जगह में हम सरकार नहीं रहेंगे, यहाँ से सरकार अपना हट जाएंगे। हाँ, ये तो नेहरू जी का टाइम से ही पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ चलने लगा। बाकी जब सारा दुनिया में जो ग्लोबल इकोनॉमी का चेंज हो गया, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ, लिबरलाइजेशन पॉलिसी जब आया, तो नरसिम्हा राव भी किया, उसका बाद वाजपेयी जी ने भी किया। लेकिन उससे आम जनता को इतना असर नहीं पड़ा कि अभी बोल रहे हैं कि हम कहीं भी नहीं रहेंगे। जो इतने सारे लाखों की संख्या में जो लोग काम कर रहे हैं, और हमारे आर्थिक प्रगति में हमारे राष्ट्रीय क्षेत्रों का जो योगदान है, महान योगदान है, उसको हम रातों रात उसको हटा देंगे ताकि वो क्रोनी कैपिटलिस्ट लोग आके यही हाल उन लोगों का भी होगा जैसे कांग्रेस का हुआ था। 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोलगेट, इन लोगों का हाल भी ऐसे ही होगा, क्योंकि देश को बेच रहा है। ये विक्रेता सरकार है, जनता को धोखा दिया, धोखाबाज सरकार है। इन्होंने बोला था कि हम सारे जो नोटबंदी जब किया था, हम सारे काले धन बरामद करेंगे। कितना काले धन बरामद किया, और 15 लाख सबके खाते में देगा। अमित शाह जी ने बोला वो जुमला था। तो जुमला का सरकार है, तो अगर हमेशा ये सरकार जुमला ही करेगा तो इसलिए इनको तो सत्ता में नहीं लाया गया। सांसद जी, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि जुमले का सरकार है, देश बेच रहा है। 2014 में बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आती है, और ये जो आपने काम गिनाए इन सब के बाद 2019 में और भी बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आती है। बंगाल में भी सीटें 2 से बढ़ के 18 हो जाती हैं। तो जनता फिर भी यकीन क्यों दिखा रही है? क्योंकि जनता के सामने कोई विकल्प नहीं था। हम तो रीजनल पार्टी है, हमारा जो इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो बंगाल में ही सीमित है। यूपी में जो अखिलेश यादव का पार्टी है, या मायावती का पार्टी है, या शरद पवार जी का पार्टी है, या शिवसेना है, या DMK है, नवीन पटनायक जी का पार्टी है, सब रीजनल पार्टी है। इनका अपना अपना राज्य में इनका इन्फ्लुएंस सीमित है। ऑल इंडिया बेसिस में कोई अभी तक ऑल इंडिया पार्टी नहीं रहा, ना तो कोई ऑल इंडिया गठबंधन हुआ। तो जब तक विकल्प हिंदुस्तान की आम जनता को नहीं मिलेगा तो वो लोग क्या करेगा, कहाँ वोट देंगे? सवाल ये है। आप TMC के राज्यसभा सांसद सुवेंदु शेखर रॉय को सुन रहे थे। इस पूरी बातचीत के बारे में जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो ज़रूर बताइएगा, ताकि संवाद का सिलसिला चलता रहे। लल्लन टॉप अलग अलग पार्टियों के नेताओं से और आप जनता से लगातार मुखातिब होता रहेगा। शुक्रिया।